हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरके केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए देख लेते हैं। आज कुछ बेसिक, कुछ बच्चों की कंप्लेन थी, कमेंट था कि सर एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ज़रा एक बार क्लियर कर दीजिए। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन एंड कंपाउंड ओनली, द बेसिक डिफरेंस। अगर आप इसको जान जाएंगे ना तो समझिए केमिस्ट्री समझने और पढ़ने में गजब का आनंद आएगा। चलिए तो देख लेते हैं। एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड। अब जरा देखिए, एटम और मॉलिक्यूल को समझने के लिए पहले मैं बता रहा हूं एक सिंपल सी ट्रिक, समझ लीजिए। एटम जानने से पहले एक चीज़ और आप जानिए, एनर्जी। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानना तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एनर्जी और स्टेबिलिटी में रिलेशन आप समझ लें, और एनर्जी तथा रिएक्टिविटी में क्या रिलेशन है। देखिएगा, ये जान के तभी अभी पढ़ने मजा आ जाएगा। और केमिस्ट्री का रिलेशन मतलब दैनिक जीवन में भी, ये डेली लाइफ में जो भी आप करते हो सबका केमिस्ट्री का रिलेशन मैं भी आपको बताते चलूँगा। एनर्जी और स्टेबिलिटी में देखिए क्या क्या रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेट है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति के पास एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी मीन्स यू कैन से मनी, पैसा बढ़ेगा तो उसके ऊपर खतरा मंडराएगा। स्टेबिलिटी क्या है, किसी भी पार्टिकल की या किसी भी व्यक्ति की लाइफ ज़्यादा है तो कहेंगे ज़्यादा स्टेबल है, या टिकाऊपन हिंदी में कह सकते हैं। इट रिप्रेजेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को कितनी देर तक आप स्टोर कर सकते हैं, वही उसकी स्टेबिलिटी होती है, लाइफ होती है, आप कह सकते हैं। तो स्टेबिलिटी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, याद रखिएगा। एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी, अब एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर किसी एटम के पास एनर्जी ज़्यादा है तो भाग दौड़ ज़्यादा करेगा, रिएक्टिव रहेगा, थकेगा नहीं। आप समझिएगा, अरे भाई जैसे आप समझ लीजिए को हमेशा मुस्कुराता रहेगा। जैसे बच्चे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, खूब हंसते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, हमेशा चेहरे पे मुस्कान होती है, लेकिन शादी के बाद उनकी मुस्कान खो जाती है। याद रहे, यही मुस्कान खोना नहीं है, शादी के बाद भी हंसते रहना है, चाहे कोई रोए क्या मतलब है, तुम हंसो। इसलिए मैं बताने चल रहा हूँ एटम मॉलिक्यूल के बारे में, तो समझिएगा। तो एटम और मॉलिक्यूल को पहले मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। एटम, मॉलिक्यूल्स। देखिए एटम क्या है, एक बैचलर पर्सन है, बैचलर, और ये क्या है, मैरिड है। मॉलिक्यूल मैरिड है, यहीं से समझिएगा। बैचलर मतलब क्या, जाहिर सी बात है अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, ये शादी करना चाहेंगे। भाई एवरी एटम वांट्स टू मेक मॉलिक्यूल, प्रत्येक एटम मॉलिक्यूल बनाना चाहता है, मीन दे वांट टू मैरी। कैसे, जरा समझिए। जैसे मान लीजिए एटम ए है, एटम बी है। एटम क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और बनाएंगे ए बी मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे, ए बी मॉलिक्यूल। अब जरा देखिए कैसे वास्तव में होता क्या है। जो एटम है दे कैन नॉट एग्जिस्ट सिंगली, दे विल मैरी श्योर। एटम अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, चार लोग हैं कुल मिला के। देखिए ये भी समझ लीजिएगा, 118 एलिमेंट्स इस पृथ्वी पर खोजे जा चुके हैं, डिस्कवरी हो चुकी है 118 एलिमेंट्स। और देखिए मैं बता दूं 118 प्रकार के एटम भी हैं। द टाइप्स ऑफ द एटम अगर मैं कहूँ तो 118 टाइप्स एटम है। कैसे मैं भी क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो अब एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो जो भी एटम है वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एच के रूप में नहीं रह सकता। ये शादी करेगा एच से कर सकता है, अगर एच से करेगा H2 बना देगा, Cl से करेगा या Cl बना देगा। तो H किस रूप में रहना चाहता है, H2 के रूप में। Cl किस रूप में रहना चाहता है, या Cl के रूप में रहना चाहता है, Cl2 के रूप में रहना चाहता है। इट मीन्स द एटम दे आर फाउंड एज ए मॉलिक्यूल,
दे कैन नॉट एग्जिस्ट एज ए एटम, ओनली 4 एटम आर इन द नेचर, दे एग्जिस्ट एज ए एटम। कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये 4 एटम ऐसे हैं जो कि एटम के रूप में पाए जाते हैं। भैया शादी नहीं करते, दे कांट मैरी। ओके, तो बाकी सभी एटम क्या चाहते हैं? शादी करना चाहते हैं और शादी करके मैरिड होना चाहते हैं। अब देखिए एटम और मॉलिक्यूल में एनर्जी किसकी ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ। एटम्स आर द मोर एनर्जाइज्ड। अरे भैया बहुत एनर्जी है, ठीक है, दौड़ भाग कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एनर्जी है, बट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाती है बिकॉज दे आर ऑलवेज इन टेंशन, टेंशन लॉसेज द एनर्जी। तो इट मीन्स मॉलिक्यूल्स हैव लो एनर्जी। अब आपसे कोई पूछ ले कि मॉलिक्यूल और एटम में एनर्जी किसकी लो है, तो आप बताओगे मॉलिक्यूल्स की। अब ये कहेंगे क्यों, तो इसका भी रीजन समझ लो भैया। When atom combines for the formation of the molecules, during this the interaction between atoms takes place. Interaction के दौरान they loses the energy, एनर्जी को लॉस कर देते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं कहानी। तो इसके बाद कहानी कुछ इस तरह से है कि एटम की एनर्जी तो ज़्यादा हो गई, अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा मैंने कहा उसकी रिएक्टिविटी भी तो ज़्यादा, ग्रेटर रिएक्टिविटी, ग्रेटर रिएक्टिविटी, ठीक, बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी, लोअर रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब आगे देखिए, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उनकी स्टेबिलिटी कम है, इट मीन्स एटम्स आर द लेस स्टेबल, मॉलिक्यूल्स आर द मोर स्टेबल। अब भैया देखिए एनर्जी इनकी ज़्यादा है, मोर एनर्जी, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? यही करेंगे, दे पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन, दे डज नॉट पार्टिसिपेट। ओके, अब जब रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके, अब कौन टेंशन फ्री है? भैया शादी हो गई, टेंशन नहीं है। तो शादी, भाई देखिए एवरी एटम्स वांट्स टू मैरी, टेंशन बना रहता जब तक कि उनकी शादी नहीं होती। जैसे वो मॉलिक्यूल बनाते हैं टेंशन फ्री हो जाते हैं, इट मीन्स मॉलिक्यूल्स आर द टेंशन फ्री, आर यू कैन से मॉलिक्यूल्स आर द फ्री, दे कैन टेक पार्ट इन द रिएक्शन, नो 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 नो, बिकॉज एटम्स कैन टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ये तो टेंशन फ्री हो गए हैं, डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, याद रहे इस बात को। और ये टेंशन फ्री हैं, ठीक है, जबकि ये क्या होते हैं? दे आर नॉट टेंशन फ्री। भाई देखिए जो स्टेबल है वही टेंशन फ्री होगा। ओके, तो ये तो इनका कॉन्सेप्ट हुआ एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब जरा एक चीज़ और देख लीजिए इसमें आप कि एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स तो बनाते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। तो एटम्स आर द स्मॉलर देन मॉलिक्यूल्स, ये भी याद रखेंगे। अब जब एटम आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, n एटम, n मीन्स मेनी इन द केस ऑफ केमिस्ट्री, व्हेन n मॉलिक्यूल्स combines to each other or they are found in the group, they are called as compounds। ओके, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ द एटम से मिलकर बना, जैसे H2Cl2O2 N2O3, if the molecules are made from the same type of the atoms, such molecules are called as homoatomic molecules, homoatomic molecules, but sometimes they are made from different type of the atoms, HCl, NH3, H2O, called as heteroatomic molecule, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद जरा देखिएगा, अब जो मॉलिक्यूल है वो डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं। अब H2Cl2O2 ये सब क्या है? डाई, दो एटम से मिलकर बने हैं। अगर दो से अधिक एटम हो, जैसे इसमें 4 एटम है, इसमें 3 एटम है, भाई 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, अगर दो सच मॉलिक्यूल्स
which have more than 2 atoms called as polyatomic molecules, called as polyatomic molecules। हम आशा करते हैं आपको एटम एंड मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा। अब लगे हाथ एलिमेंट और कंपाउंड भी समझ लें तो कुछ और मज़ा आ जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आप देखिए, ये बेसिक हैं, अगर ये आपको क्लियर हैं तो फ्यूचर में जो भी रिएक्शंस कराने, कॉन्सेप्ट को समझने बहुत इजी होगा। अब हम लोग समझ ले एलिमेंट क्या है एंड कंपाउंड क्या है। देखिए एलिमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कुल मिला के 100 एलिमेंट्स ज्ञात हैं। कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए अब पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। एलिमेंट क्या होता है, ये भी छोटे छोटे एटम्स, दे आर मेड फ्रॉम द स्मॉलर एटम्स। फॉर एग्जांपल एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होगा। अब अगर जैसे मान लीजिए, अब चूंकि हाइड्रोजन जो एलिमेंट, ये तो सिंबल है एच इसका सिंबल है। अब किसी बर्तन में जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसमें हाइड्रोजन गैस रखा है, तो H गैस नहीं, H2 गैस, बिकॉज H डज नॉट एग्जिस्ट एज H, दे आर फाउंड एज H2। कैसे, क्यों H2 होता है ये भी आप आगे जानेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो अब H2 गैस रखा तो इसमें हजारों H2 मॉलिक्यूल्स हैं, हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये H2 गैस क्या है, ये एलिमेंट ही तो है भाई। देखिए एलिमेंट क्या हो सकता है, एलिमेंट आपका हो सकता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जितने भी 180 एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है। अब मैं ये कहूँ कि हाइड्रोजन गैस एक एलिमेंट है तो इसमें कहना गलत तो है नहीं, सही भी है। अब ये हजारों H2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, हजारों लाखों, और H2 मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना होगा, HH एटम से मिलकर बना होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस मेड फ्रॉम द, ये लॉट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, ये लॉट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली द हीलियम इज आल्सो मेड फ्रॉम द, ये लॉट ऑफ द हीलियम एटम्स, हीलियम एलिमेंट। So we can say that all the elements are made from the same type of the particles or atoms. Okay, but this definition becomes wrong sometimes when the discovery of the isotopes and isobars takes place. Then definition slightly change, but till now you can know only that all the elements made from the same type of the atoms, same type elements are made from same type of the atoms। इसका मतलब क्या हुआ, 100 एलिमेंट्स हुए तो 118 प्रकार के एटम्स हुए कि नहीं। ओके ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं 118 टाइप ऑफ द एटम्स पाए जाते हैं अर्थ पर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे भाई मैं आपसे कहूँ कि गोल्ड है, गोल्ड जैसे रिंग आप पहनते हैं गोल्ड, अगर उस रिंग को आप तोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो गोल्ड जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, वो भी तो गोल्ड का ही होगा, और उसी पार्टिकल को हम लोग एटम कहेंगे। तो एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप ऑफ द एटम से मिलकर बने होते हैं। ओके, अब जरा देखिए उसके बाद जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जैसे मैंने कहा सोडियम मेटल, क्या ये एलिमेंट है, हाँ एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मैंने कहा चूंकि एलिमेंट जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल भी हो सकते हैं। ये क्या है, मेटल्स मतलब दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच। भाई देखिए इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी आप पढ़ेंगे जो है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स। एनी एटम और मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सो मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, लॉस करने की इनका नेचर होता है। और नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इलेक्ट्रॉन ये रखते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन में जीरो होता है, रखते हैं, बट ये होता है कि लालची टाइप के होते हैं और भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और सब मेटल क्या होते हैं, ये तो भैया दिलदार होते हैं, ज़रूरत पड़ने पे आपको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ज़रूरत पड़ने पे ले लेंगे। तो जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम मेटल, तो जाहिर सी बात है एलिमेंट ही है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ Na+ आयन, अब मामला फंस गया, अब मामला फंस गया। इस आयन को क्या आप एलिमेंट कहेंगे कि नहीं? चलिए मैं बताता हूँ, इसको भी आप एलिमेंट कहेंगे। क्यों कहेंगे, जरा इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए।
इस कॉन्सेप्ट को, जैसे कहीं सोडियम मेटल रखा है या सोडियम मेटल की जगह मैं आयरन मेटल ले लूँ, आयरन मेटल, तो जाहिर सी बात है आयरन मेटल में आयरन किस रूप में है, फेरस एंड फेरिक, Fe2+ एंड Fe3+ में होता है। तो जाहिर सी बात है ये Fe मेटल जो है उसमें Fe2+ फेरस एंड फेरिक के रूप में, तो जाहिर सी बात है ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हुए ना इस मेटल के, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आयन के रूप में अगर है तो भी उसे आप एलिमेंट कहेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो एलिमेंट हैं तो बस इतना याद रखिएगा, वो सेम टाइप चाहे एटम से मिलकर बने हो, चाहे आयन से मिलकर बने हो, चाहे मॉलिक्यूल से, बट सेम टाइप होने चाहिए। तीनों में से हो सकता है एटम से मिलकर बना हो, आयन से मिलकर बना हो, और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, तो वो एलिमेंट के अंतर्गत आएगा। ओके, अब जरा देखिए आयन हल्का समझ लीजिए क्या है, लगे हाथ। जो अगर जैसे कोई एटम है, ध्यान दीजिएगा, एटम स्फेरिकल इन द नेचर होते, गोल होते हैं एटम। एटम के सेंटर में पूरी एनर्जी सेंट्राइज्ड होती है, जैसे रावण के नाभिक में होल एनर्जी सेंट्राइज्ड थी। विभीषण ने उस एनर्जी को, विभीषण की केमिस्ट्री बढ़िया थी तो उन्होंने बता दिया श्री राम जी को कि कहाँ मार रहे हैं इधर उधर तीर, मारिए नाभिक में, बिकॉज ऑल द एनर्जी आर सेंट्राइज्ड इन द न्यूक्लियस। सो atom are the spherical in the nature and all the energy centralized in the nucleus are, you can say that the nucleus is the dense portion of the atom. Okay, and the electron revolves around the nucleus, so we can say that, मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, कुछ न्यूक्लियस, कुछ एटम का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अच्छा, अब जो ये न्यूक्लियस है, डेंस एरिया, इसी को न्यूक्लियस बोला जाता है, पूरी एनर्जी यहीं सेंट्राइज्ड है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। अब देखिए, अब इस एटम को मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ कि नहीं, जरा समझिएगा भाई। देखिए, एटम के मैं इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करना चाहूँगा, तो अगर न्यूक्लियस डिस्टर्ब करना चाहूँगा तो एटम डिस्टर्ब हो सकता है। और याद रखिएगा, एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस केवल एटम को छोटा या बड़ा किया जाता है। मतलब यू कैन डू द एटम स्मॉल और लार्ज। ओके, कैसे, आइए देखते हैं। भाई, एटम के इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ वो आप पढ़ेंगे कि बैटरी लगा के निकाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन को मैं खींच के निकाल दूंगा। तो अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है एटम पे जितना इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता उतने प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता, इक्वल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होता किसी भी एटम में। अब इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दिए तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव एक्सेस हो गया, तो जाहिर सी बात है एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने पे जो एटम बचा एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब उसे एटम ना कह के उसे आयन कहा जाता है, और बल्कि पॉजिटिव चार्ज आने पे उसे कैटायन कहा जाएगा। इसी तरह अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे दे, किसी भी एटम में मैं इलेक्ट्रॉन को डाल सकता हूँ, किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं तो डाल क्यों नहीं सकते हैं, अभी देखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को इसमें डालेंगे तो एटम पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनायन। तो कहानी देखिए क्या हुआ कि जो एटम है वो कैटायन और एनायन, किसी भी एटम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैटायन। भाई देखिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दे कैन चेंज वन फॉर्म टू अदर। तो ठीक है, एटम को मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, मैंने इसका रूप चेंज कर दिया, मैंने इसको कैटायन में चेंज कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एनायन हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा एक चीज़, अगर हाँ, अब जैसे एनायन को मैं A- मानता हूँ और कैटायन को A+ मानता हूँ, एटम को A मानता हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एनायन को A नेगेटिव, कैटायन को A पॉजिटिव और एटम को A। याद रखिएगा, इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो था एटम और एलिमेंट के बारे में। अब जरा देख ले कंपाउंड क्या है। कंपाउंड भैया बहुत दमदार चीज है। कंपाउंड क्या है, देख लो कहानी। कंपाउंड कोई भी मॉलिक्यूल अगर याद रहे, सेम टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स हजारों लाखों करोड़ों एक जगह रखे हो तो उसे आप कंपाउंड कहेंगे। तो कंपाउंड आर मेड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ द
ये लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स यू कैन से n मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड। जो फीचर्स मॉलिक्यूल का होगा वही फीचर कंपाउंड का होगा। जैसे मैंने कहा एक H2O, अब जरा समझिएगा, एक H2O तो भाई देखिए H2O हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो 2 or more than 2 atoms combines to each other gives rise to molecules. It means these are the one molecule of the water molecule. If we placed a lot of the molecules NH2O, that will be compound. जैसे गिलास में आपके पास एक गिलास पानी है तो उसे क्या कहेंगे, वाटर को क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, मॉलिक्यूल, दैट विल बी कंपाउंड। अब समझिए कंपाउंड क्या है। कंपाउंड में क्या होता है, एट लीस्ट 2 elements should be present. Okay, second condition, the ratio between 2 elements or more than 2 elements should be fixed. फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैंने 2 एलिमेंट लिया तो इनके बीच जो रेशियो है अगर 2:1 है, जिसे आप वाटर कहते हैं, तो ये रेशियो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। चाहे आप किसी दूसरे प्लैनेट्स पे चले जाएं, चाहे किसी विदेश से आप वाटर ले आएँ, सबका फार्मूला क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, तो H2O मतलब 2:1। इसी तरह CO2 1:2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटम का जो भी रेशियो होगा एलिमेंट का 1:2 होगा। अब वह कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जहाँ चाहे इन्वायरमेंट का हो, चाहे आर्टिफिशियली तरीके से प्रिपेयर करें आप, उनमें रेशियो चेंज नहीं होता है। तो याद रहे ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड एंड आयंस। इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है इन सब का। तो हमें लगता है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।